नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट एट वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम बात करने वाले हैं टीजीटी साइंस की चैप्टर नंबर 3 के बारे में, दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सबसे पहले टर्म क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया था, ये सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसके द्वारा बनाया गया था, और उसके बाद जानेंगे कि आगे चल के साइंटिस्ट ने, कितने सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जिन्होंने क्लासिफिकेशन को और ज़्यादा इलाबोरेट किया और भी ज़्यादा एक्सपैंड किया। और फिर हम जानेंगे कि मोस्ट ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन किसको जाना गया। तो फिलहाल सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। गाइस, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द टर्म क्लासिफिकेशन डेराइव्स। क्लासिफिकेशन जो टर्म आप सभी के सामने है, इसका मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स को, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उनकी सेम कैटेगरी के बेसिस पे, उनकी सेम क्वालिटीज़ के बेसिस पे अलग अलग करना, यही होता है क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, जो मूव कर सकते हैं उनके लिए अलग कैटेगरी होगी, जो जो मूव नहीं कर सकते उनके लिए अलग कैटेगरी होगी। तो फिलहाल ये जो सिंपल सा टर्म था वो सभी को पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गाइस कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन टर्म किसने दिया था और किसके द्वारा क्लासिफिकेशन सबसे पहले करा करा गया था। तो वो थे एरिस्टोटल, जो कि बायोलॉजी के फादर के नाम से जाने जाते हैं। एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन टर्म दिया था और इसी टर्म में उन्होंने क्लासिफाई किया था एनिमल्स को और प्लांट्स को, ठीक है ना। यानी कि सारे ऑर्गेनिजम्स को उन्होंने कैटेगरी में डिवाइड किया था। लेकिन क्योंकि पुराना ज़माना था और टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी, और जो अरिस्टोटल थे उन्होंने अपने आसपास के एरिया को, कि एनिमल्स को या फिर प्लांट्स को कैटेगराइज किया था। लेकिन आगे चल के जब टेक्नोलॉजीज या समय थोड़ा सा और आधुनिक हुआ, तो फिर लीनियस लीनियस जिन्हें कि हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, तो वो है लीनियस। तो लीनियस ने आगे चल के इस क्लासिफिकेशन को और भी ज़्यादा बढ़ाया और इन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन टर्म दिया। सॉरी, यहाँ पे टू होना चाहिए। टू किंगडम क्लासिफिकेशन टर्म दिया, और पहला था प्लांट्स और दूसरा था एनिमल। लेकिन क्योंकि डेटा इनके पास इन अप्रोप्रिएट था, मीन्स कि जो उड़ सकते थे उनको भी इन्होंने एनिमल्स में ही रखा, और जो ज़मीन पे चल सकते थे उनको भी इन्होंने एनिमल्स में ही रखा। तो डेटा इन अप्रोप्रिएट था और इस कारण इनका जो क्लासिफिकेशन था वो भी फेल हो गया। आगे चलकर 1969 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था R.H. विटेकर। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके रेलवेज़ में भी पूछा जाता है। तो अगर आप टीचिंग के अलावा रेलवेज़ में भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वहाँ पर भी इक्वली यूज़फुल होगा। तो R.H. विटेकर जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था 1969 में। तो इनकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में चलिए देखते हैं क्या है। तो R.H. विटेकर ने अपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले बताया था मोनेरा को, और उसके बाद फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटे और फिर एनिमल। यानी कि उन्होंने क्लासिफाई किया था सारे ऑर्गेनिजम्स को जो इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं, जीव सभी को क्लासिफाई किया था 5 किंगडम्स में। पहला मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और फिर एनिमेलिया। अच्छा, चलिए इसके डिटेल्स के बारे में जानते हैं, कई बार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो जो एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पे देखेंगे काफ़ी शॉर्ट में। तो मोनेरा की अगर सेल टाइप के बारे में देखा जाए, तो मोनेरा को छोड़ के बाकी जो अदर 4 हैं वो सारे यूकैरियोटिक हैं, और मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक है। तो गाइस, यहाँ पे पता होना चाहिए बेसिक डिफरेंस क्या होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में। तो अगर आपको जानना है डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के डिफरेंस के बारे में। काफ़ी डीप डिफरेंस किया हमने, करीब 15-20 मिनट का। तो वहाँ पर जाके आप कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हैं, और ये भी आपके एग्जाम्स के लिए, यानी कि आपके टीजीटी साइंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। अच्छा, सेल वॉल की बात करी जाए तो सेल वॉल जो होती है मोनेरा की, वो बनी होती है पॉलीसेकेराइड और अमीनो एसिड के द्वारा, जबकि प्रोटिस्टा की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है, इसमें सेल वॉल पाई जाती है और ये भी पॉलीसेकेराइड्स के द्वारा बनाई जाती है। जबकि फंजाई की अगर बात करी जाए तो फंजाई जो होती है इनमें सेल वॉल पाई जाती है, और इनकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर सेलुलोज नहीं बल्कि काइटिन काइटिन नाम का एक सब्सटेंस पाया जाता है। ये आपके रेलवेज में कई बार पूछा जा चुका है कि फंजाई होता है उसकी सेल वॉल में क्या कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है, तो वो होता है काइटिन। जबकि प्लांटे जो किंगडम था उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन इनकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। अगर एनिमेलिया की बात करी जाए तो एनिमेलिया जो किंगडम है इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है गाइस, ये आपको ध्यान में रखना है,
ठीक है। आपके सारे जो किंगडम्स हैं, ये चारों किंगडम एनिमेलिया को छोड़ के, एक्सेप्ट एनिमेलिया, सभी के पास सेल वॉल है, लेकिन एनिमेलिया के पास सेल वॉल नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि सेल है और इसको भी आउटर कवरिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो जो आउटर कवरिंग है सेल की, उसे यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मोनेरा को छोड़ के बाकी जो अदर 4 हैं, यानी कि प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, सभी के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, क्योंकि मोनेरा जो होता है इसके अंदर न्यूक्लियस है ही नहीं भाई। जब न्यूक्लियस नहीं होगा तो फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे प्रेजेंट होगा? ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर देखी जाए तो सबसे सिंपल जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है मोनेरा का। ठीक है, यूनिसेल्युलर होता है। जबकि प्रोटिस्टा जो होता है, ये सभी प्रोटिस्टा भी यूनिसेल्युलर है, जबकि फंजाई जो है वो मल्टीसेल्युलर होता है, और यहाँ जो टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। नेक्स्ट है प्लांटे। तो प्लांटे में भी टिश्यू या फिर ऑर्गन लेवल की जो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है। अच्छा, एनिमेलिया की देखी जाए तो एनिमेलिया की टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम टाइप की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है। चलिए लास्ट में आते हैं। तो लास्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो मोनेरा क्योंकि सबसे प्रिमिटिव है, तो ये ऑटोट्रॉफ था, मीन्स ये अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। तो किस टाइप से अपना भोजन तैयार करते हैं ये भी आपको जानना इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ऑप्शंस में आपके दे दिया जाता है कि मोनेरांस या मोनेरा जनरली है विच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो आपका वहाँ पे कीमोसिंथेटिक दिया होगा, फोटोसिंथेटिक दिया होगा, ठीक है, सेप्रोफाइटिक दिया होगा, पैरासाइटिक दिया होगा। ठीक, और लास्ट में दिया होगा हेट्रोट्रॉफ्स के सॉरी, अगर इस टाइप के 4 ऑप्शंस अगर आपके क्वेश्चन में दिए रहते हैं तो वो सारे ही करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। तो प्रोटिस्टा का जो न्यूट्रिशन होता है, प्रोटिस्टेंस आर हैविंग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दैट मीन्स कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना खुद जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं, और साथ ही साथ हेट्रोट्रॉफिक भी होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक जो टर्म है यूज़ होता है जब हम न्यूट्रिशन के लिए, अपने भोजन के लिए अदर ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सड़े हुए चीज़ों के ऊपर, जैसे सड़े हुए पत्ते या फिर सड़ी गले जो फ्रूट्स होते हैं उनके ऊपर जब डिपेंड करते हैं फूड के लिए, तो ऐसे को हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। फंजाई की बात करें तो फंजाई का भी वही है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। तो पैरासाइटिक मीन्स होता है जब हम न्यूट्रिशन किसी दूसरे का बना हुआ खाना जब हम खुद ले लेते हैं तो वो हो गया पैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रेंड आपके लिए अपने घर से बहुत प्यारा सा सैंडविच लेकर आया है, ठीक, और आपने क्या करा कि जैसे उसने लंच बॉक्स खोला आपने उसका सैंडविच पूरा ले लिया, तो यहाँ पे आप क्या हो गए? पैरासाइट। ठीक है थोड़ा सा फनी है, लेकिन यही फनी चीज़ें आपको कनेक्ट करती हैं आपके दिमाग में डेटा को, और जब आप चीज़ों को कनेक्ट करके याद करते हैं तो हमेशा याद रह जाता है। नेक्स्ट है प्लांटे। तो ऑटोट्रॉफिक जो होते हैं, प्लांटे जो होते हैं, प्लांट्स बेसिकली वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। दैट मीन्स कि दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द मेथड ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, लास्ट है एनिमेलिया। तो एनिमेलिया आर जनरली, जो एनिमेलियंस है आर जनरली हेट्रोट्रॉफिक। दैट मीन्स कि दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो अच्छा, जब फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते तो खाते कैसे हैं? तो ये दीज आर जनरली सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन हैविंग। एनिमल्स सेप्रोफिटिक मीन्स दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। जैसे एनिमल्स में बेसिकली आप देखें तो यहाँ पे अर्थवॉर्म से लेकर ह्यूमन बींग्स सब आते हैं। ठीक, तो जो एनिमल्स हैं जिनमें बेसिकली हम अगर बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन बींग्स आर हैविंग होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक, और अगर छोटे ऑर्गेनिजम्स की बात करी जाए लोअर लेवल की, जैसे कि अर्थवॉर्म्स है, तो उनका सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। अच्छा, ये जो टर्म है होलोजोइक, इसका मतलब होता क्या है? होलोजोइक मीन्स होता है कि जब भी कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि खाने को निगल जाता है, ठीक है, और निगलने के बाद पेट के अंदर जाकर या किसी भी बॉडी के अंदर जाकर के डाइजेशन होता है, तो दैट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड होलोजोइक। जैसे हम हैं, हम प्राणी या हम एनिमल्स हैं, हम क्या करते हैं जनरली जो फूड मटेरियल होता है उसे कुचल कर जब हम खाते हैं चबा कर, तो पेट में जाता है, पेट में जाके डाइजेशन होता है, तो इसे इंटरनल डाइजेशन भी कहा जाता है और होलोजोइक भी, क्योंकि हम खाने को निगल जाते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा तोड़ कर तो जाते हैं लेकिन निगल जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अभी हमने पढ़ा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो सबसे पहला है किंगडम फाइलम,
सॉरी, सबसे पहला जो किंगडम है मोनेरा, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, जो आपके टीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस यहाँ जो टर्म है किंगडम मोनेरा, ये जनरली बिलोंग करता है प्रोकैरियोटिक फैमिली को। तो प्रोकैरियोटिक क्या होता है, इसकी डिटेल जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। तो दिस किंगडम नॉट कंटेन अ ट्रू न्यूक्लियस, इनके पास एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। जब न्यूक्लियस नहीं होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट होती है, और इसका जो अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है वो पूरे तरीके से स्कैटर्ड होता है इनकी पूरी बॉडी के अंदर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है इनका, जनरली जो बैक्टीरिया होते हैं, जो मोनेरन्स होते हैं, उनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट ही नहीं होता, मिलता ही नहीं है, क्योंकि प्रिमिटिव होते हैं। ठीक है, और जब प्रिमिटिव होते हैं तो इनके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल तो सभी के अंदर होता है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, या फिर हायर एनिमल्स। ठीक, तो इनका जो डीएनए होता है स्कैटर्ड होता है पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर, ये आप देख सकते हैं, यह है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और सेकेंड थिंग इज़ कि इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, थर्ड थिंग इज़ कि इनके अंदर कोई भी डबल बाउंडेड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया आपका, ठीक है, प्लास्टिड्स हो गए, ठीक, या फिर अदर ऑर्गेनेल्स जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक, तो कोई भी डबल बाउंडेड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। इसके साथ साथ जो एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है कि जो मोनेरन्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा पुराने जीव होते हैं पृथ्वी के ऊपर। जैसे कि सबसे पहले जब हमारी पृथ्वी पर जीवन नहीं था तो सबसे पहले ये मोनेरन्स यानी कि बैक्टीरिया पाए गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, जो कि आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ज़्यादातर ये पूछा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया या फिर मोनेरन्स का। तो जो मोनेरा किंगडम है, आपको ध्यान रखना है कि मोनेरास आर जनरली डिनोटिंग बैक्टीरिया किंगडम। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ये जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो कैप्सूल शेप्ड होता है। ठीक है, और कैप्सूल शेप्ड स्ट्रक्चर में बिल्कुल एक साइड पे इनके स्ट्रक्चर पाया जाता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड बैक्टीरियल फ्लैजेला। तो आप इसको फ्लैजेला कहते हैं। फ्लैजेला मूविंग या मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। तो अगर इन बैक्टीरिया को मूव करना हो तो ये जिस फ्लैजेला को वाइब्रेट करते हैं और इनकी वाइब्रेशन से ये खुद को आगे की तरफ, यानी जिस तरफ पानी का या जिस भी मीडियम का बहाव हो उस तरफ ये चल सकते हैं। इनके अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जो बड़ा है उसे हम फ्लैजेला कहते हैं, और जो छोटे छोटे धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें पाइलस या पिलाई कहते हैं। नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। तो पूरी बॉडी के यानी पूरी बैक्टीरिया के अंदर जो एरिया पाया जाता है इनका, यानी कि सेल वॉल को छोड़ के जो सेल के अंदर का स्ट्रक्चर है बैक्टीरिया का, दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। राइबोसोम सभी को पता है कि इसे प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ अ सेल कहा जाता है। सिंगल बाउंडेड मेम्ब्रेन के द्वारा बना जाता है। कैप्सूल इनके बाहर का स्ट्रक्चर होता है जो इनको एक्सट्रीम टेम्परेचर से भी बचा के रखता है। अभी जब हम इनके हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि इनकी बॉडी के ऊपर इतना हैवी यानी रिजिड कैप्सूल क्यों होता है। इतना रिजिड होता है कि इसे हाईएस्ट टेम्परेचर, लोवेस्ट टेम्परेचर कुछ भी ब्रेक नहीं कर सकता। ठीक है, कैप्सूल के अंदर होती है सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर होती है ये वाइट कलर की सेल मेम्ब्रेन, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो एनिमल्स में भी पाई जाती है, लेकिन सेल वॉल एनिमल्स में पाई नहीं जाती। ठीक है, लास्ट है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी कि ये वाइट कलर का है जो इंटरनल, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये था स्ट्रक्चर एक जनरल सा मोनेरा का। ठीक है, अब और पढ़ लेते हैं आगे इसके बारे में कि जो मोनेरास होते हैं जनरली, तो दीज आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स फाउंड मोस्टली इन मॉइस्ट एनवायरनमेंट, यानी कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो मोनेरा होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, और जनरली ये मॉइस्ट एनवायरनमेंट यानी कि जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है वहाँ पर पाए जाते हैं। ये हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं, यानी कि ये कहीं पे भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, कहीं पे भी पाए जाते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर पे भी पाए जाते हैं, कम टेम्परेचर पे भी पाए जाते हैं, जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे भी पाए जाते हैं, डीप ओशियंस में भी पाए जाते हैं। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, जो बैक्टीरिया है वो कहीं पे भी पाए जा सकते हैं। ये पैरासाइट की तरह भी काम करते हैं, यानी कि पैरासाइट की तरह भी ये ऑर्गेनिजम्स दूसरों पे डिपेंड रहते हैं फूड की तरह। और जनरली बैक्टीरिया क्या होता है, पैरासाइट ही तो होते हैं ना। आपने बहुत कम बैक्टीरिया देखा होगा जो खुद ही अपना फूड प्रिपेयर करे। ठीक है,
और हमने अभी बात की थी कि जो मोनेरन्स होते हैं उनके पास डबल बाउंडेड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होते, ठीक है। अब चलिए कैरेक्टरिस्टिक एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा के बारे में देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनेरा में सबसे पहले आता है कि ये जो मोनेरा होते हैं, फिलहाल हमने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है लेकिन आपको पता होना चाहिए, हम ऑलरेडी 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो कि मोनेरा क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग इज़ कि इनका जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का होता है। 70S टाइप का जो राइबोसोम है इनके अंदर पाया जाता है। राइबोसोम्स कई टाइप के होते हैं, 80S होता है, 40S टाइप के भी होते हैं, ठीक है, 60S टाइप के भी होते हैं। तो मोनेरा के अंदर पाया जाता है जो RNA वो होता है 70S टाइप का। दूसरा जो है, इनका जो DNA होता है वो नेकेड होता है, क्योंकि इनके पास डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होते, दैट मीन्स न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है, और इसलिए इनका जो DNA होता है वो सेल के अंदर स्कैटर्ड होता है यहाँ वहाँ, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि इट लैक्स ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हमने डिस्कस किया कि इनकी बॉडी के अंदर डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम एक्सेट्रा सब एब्सेंट होता है, ठीक। थर्ड इज कि दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली और बाय बाइनरी फिजन और बडिंग, ठीक है। जो बैक्टीरियंस होते हैं उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, हाँ ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और बाइनरी फिशन के द्वारा और बडिंग के द्वारा ये रिप्रोड्यूस करते हैं खुद को। तो बाइनरी फिशन मीन्स क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया आपका ये बीच से बाइफिट हो जाता है, यानी कि कट जाता है, धीरे धीरे इस टाइप का स्ट्रक्चर हो जाता है बैक्टीरिया का, और आगे चल के 2 बैक्टीरियाज में डिवाइड हो जाता है। तो यही है आपका बाइनरी फिजन। जबकि अगर बडिंग की बात करें तो ये बैक्टीरिया की बॉडी है, ठीक है, और इसके बाद इसके साइड से एक और बैक्टीरिया का छोटा सा पार्ट निकला और धीरे धीरे डिटैच होकर खुद एक बड़ा से बैक्टीरिया के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज बाइनरी फिजन और बडिंग, सॉरी दिस इज यू हैव सीन अर्लियर, दैट इज बाइनरी फिजन और बडिंग। नेक्स्ट पे आते हैं सेल वॉल के बारे में। तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी रिजिड होती है, यानी कि इतनी हार्ड होती है। और ये हार्ड इतनी क्यों होती है, क्योंकि इनके अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसे हम पेप्टाइडोग्लाइकेंस के नाम से जानते हैं। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो मोनेरन्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल वो किस चीज़ की बनी होती है, इतनी जो टफ और रिजिड होती है। तो आपको बताना है पेप्टाइडोग्लाइकेंस। तो गाइस हम यहाँ पे वो चीज़ें भी डिस्कस करते जा रहे हैं जो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपकी TGT साइंस के पेपर्स के लिए, ठीक है। फिफ्थ जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है फ्लैजेला सर्व्स एज लोकोमोटरी ऑर्गन। तो ये भी आपका पूछा जा सकता है कि मोनेरा जो है फैमिली, मोनेरा जो किंगडम है उसके अंदर लोकोमोशन के लिए कौन सा ऑर्गन होता है, तो वो होता है फ्लैजेला। नेक्स्ट पे आते हैं सिक्स्थ पे। तो दीज आर एनवायरमेंटल डिकम्पोजर्स, यानी कि डिकम्पोजर्स की तरह काम करते हैं। अभी हमने पढ़ा कि वो उनके पास इतनी रिजिड सेल वॉल होती है कि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर पे भी रह सकते हैं और लोवेस्ट टेम्परेचर पे भी खुद को रख सकते हैं, सॉरी लोवेस्ट और हायर टेम्परेचर दोनों पे खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। इन्हें एनवायरमेंटल डिकम्पोजर्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं उस पर ही डिपेंड करते हैं खुद के फूड के लिए, ठीक है। लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी आपको ध्यान में रखना है कि दे शो डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि उनका जो न्यूट्रिशन का मोड होता है, तरीका होता है, वो कई सारे टाइप का होता है। यानी कि ऑटोट्रॉफिक ही होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं और सेप्रोफाइटिक भी होते हैं। पैरासाइटिक मतलब दूसरे का बना हुआ खाना खुद खा लेते हैं चुरा कर। हेटरोट्रॉफिक मीन्स दूसरे पर डिपेंड करते हैं। सेप्रोफिटिक मीन्स होता है सड़ी गली चीज़ों पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, ठीक है। अब चलिए जो मोनेरा है उनके अंदर जो बैक्टीरियाज आते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं कि मोनेरा को हम जनरली बैक्टीरिया से ही डिनोट करते हैं। तो बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम्स के पर्पसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बैक्टीरियाज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स दैट कैन सर्वाइव इन डाइवर्स एनवायरमेंट्स। अभी हमने पढ़ा कि वो कई सारे एनवायरमेंट में खुद को स्टेबल कर लेते हैं। दे कैन बी बेनिफिशियल एज वेल एज हार्मफुल, यानी कि वो बेनिफिशियल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, और उनका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है विदाउट एनी न्यूक्लियस और फ्यू सेल ऑर्गेनेल्स। बैक्टीरिया आर सराउंडेड बाय 2 प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर्स। अभी हमने बात करी थी कि सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल के साथ साथ आउटर एक कवर होता है जिसे हम कैप्सूल के नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा बैक्टीरिया खुद को कवर करता है। पर खुद बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जैसे कि माइकोप्लाज्मा जिनके पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं पाए जाते, तो वो है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया, ठीक है।
नेक्स्ट है शॉर्ट वेब लाइक एक्सटेंशन नोन एज पिलाई। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि उनके अंदर जो बैक्टीरिया उनके आउटर लेयर पे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट आर कॉल्ड पिलाई। इनका जो लॉन्ग वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम फ्लैजेला के नाम से जानते हैं। इनका जो बैक्टीरिया का जो न्यूट्रिशन होता है वो होता है ऑटोट्रॉफिक हेटरोट्रॉफिक दोनों। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो अपना न्यूट्रिशन होता है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से लेते हैं, जैसे कि जो चीज़ें जैसे कि आपका नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, जैसे हमने नाइट्रोबैक्टर के बारे में पढ़ा है, एजोटोबैक्टर के बारे में पढ़ा है, तो सारे बैक्टीरिया हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन एंड नाइट्रोजन से खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं। दे डिराइव कार्बन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। यानी जो बैक्टीरिया होते हैं, मोनोरेंस बैक्टीरिया होते हैं, वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड से अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस से, हाइड्रोजन सल्फाइड से और अमोनिया से अपना खुद का खाना प्रिपेयर करते हैं। तो जो हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं वो डिपेंड करते हैं एक्सटर्नल ऑर्गेनिक मटेरियल्स के ऊपर अपने खाने के लिए, दैट कैन बी सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिक और सिम्बियोन्स। ठीक, अब बैक्टीरिया के शेप के बारे में बात करते हैं। तो बैक्टीरिया का शेप कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, कॉकिक्स भी होता है, विब्रियो भी होता है, ठीक है, रॉड शेप्ड भी होता है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर जनरली एक बैक्टीरिया के पास होते हैं। तो बैक्टीरिया के पास जो पहला स्ट्रक्चर है वो है कॉकिक्स। तो कॉकिक्स की जो स्पेशलिटी है वो क्या है कि ये गोल होते हैं, यानी कि स्फेरिकल होते हैं और ओवल शेप्ड होते हैं। दीज कैन बी माइक्रोकोकस यानी कि सिंगल भी हो सकते हैं, डिप्लोकोकस यानी कि दो, अगर जब दो बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ मिल जाए तो डिप्लोकोकस कहलाएंगे। टेट्राकोकस मीन्स दो और अगर जुड़ जाए, चार जुड़ जाए तो टेट्राकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस अगर चेन्स में ऐसे एक दूसरे के साथ जुड़े हों कोकस बैक्टीरिया तो वो स्ट्रेप्टोकोकस कहलाते हैं। स्टेफाइलोकोकस मीन्स क्लस्टर्स में, यानी कि बहुत सारे झुंड में अगर एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करता है तो दैट आर कॉल्ड स्टेफाइलोकोकस। तो ये है कॉकस बैक्टीरिया का इमेज जिसे आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बेसिलस बैक्टीरिया। तो दीज आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया विद और विदाउट फ्लैजिला। तो अभी आपने देखा कॉकस के बारे में, तो कॉकस जहाँ स्फेरिकल होता है वहीं बेसिलस लंबे लंबे टाइप्स के बैक्टीरियाज होते हैं, दीज आर रॉड शेप्ड और इन्हें बेसिलस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है विब्रियो। तो विब्रियो जो होते हैं वो कॉमा शेप्ड होते हैं जनरली, और जो इनका जो कॉमा शेप्ड होता है या किडनी शेप्ड होता है वो छोटा होता है। और दीज बैक्टीरिया आर विद फ्लैजिला एट वन एंड, यानी कि इनके पास एक फ्लैजिला होता है मूवमेंट के लिए। ठीक है, अगला है स्पाइरलम। तो स्पाइरलम का जो शेप होता है वो कॉइल या स्पाइरल के शेप्ड होता है और दे आर रिजिड फॉर्म ड्यू टू द स्पाइरल स्ट्रक्चर एंड बियर फ्लैजिला एट वन एंड बोथ एट मूवमेंट। आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया का टाइप है जिसके दोनों एंड पे फ्लैजिला पाया जाता है, तो वो है स्पाइरिला। ठीक है, और स्फेरिकल कौन से होते हैं, तो कॉकस होते हैं, और विब्रियो कैसे होते हैं, कॉमा शेप्ड। ठीक, अगला है फिलामेंटस। तो फिलामेंटस मीन्स होता है ब्रांच्ड। तो दीज आर फिलामेंट्स लाइक फंगल माइसीलिया, जैसे कि माइसीलिया अपने फंजाई के बारे में अगर पढ़ा हो, तो अगर नहीं पढ़ा है तो आगे चलकर हम अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। तो जनरली दे आर फिलामेंटस, और इसका एग्जाम्पल है मोल्ड लाइक फिलामेंट। इसका जो एग्जाम्पल है वो है स्ट्रेप्टोमाइसीट्स। ठीक है, अगला देखते हैं स्टॉक्ड। स्टॉक्ड मीन्स होता है जिस बैक्टीरिया के पास इस टाइप का स्ट्रक्चर हो, यानी कि उन्हें अपने खुद को एग्जिस्ट करने के लिए, एक जगह स्टेबल करने के लिए एक बेस की ज़रूरत होती है, तो वो होते हैं स्टॉक्ड। ठीक है, यहाँ जो बैक्टीरिया होता है उसको स्टॉक की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि मूवमेंट नहीं करते। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वो बैक्टीरिया कौन सा होता है जो कि मूवमेंट नहीं कर सकता, तो वो होता है स्टॉक्ड बैक्टीरिया। नेक्स्ट है बर्ड वाला बैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनकी जो डेवलपमेंट है वो बर्ड से होती है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, बर्डेड बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ मोनेरा। तो मोनेरा को क्लासिफाई किया गया है 3 क्लासेस में। कौन सा, पहला है आर्की बैक्टीरिया, दूसरा है यू बैक्टीरिया, तीसरा है साइनो बैक्टीरिया। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्की बैक्टीरिया में। तो आर्की बैक्टीरिया आर जनरली एंशिएंट बैक्टीरिया फाउंड इन मोस्ट एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज सॉल्टी हॉट स्प्रिंग्स एंड मार्शी एरियाज। यानी कि जो आर्की बैक्टीरिया है वो सबसे पुराने यानी कि प्रिमिटिव बैक्टीरिया के नाम से जाने जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो सॉल्टी यानी कि नमक वाले या फिर समुद्री
वातावरण में रहते हैं उन्हें हेलोफाइल्स के नाम से या हेलोफाइल्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग्स यानी कि गर्म तापमान वाली जगहों पर रहते हैं उन्हें थर्मो एसिडोफिल्स के नाम से जानते हैं, और जो मार्शी एरियाज में रहते हैं उन्हें मेथेनोजेंस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर बैक्टीरिया विच हेल्प्स देम सर्वाइव टू इन एक्सट्रीम कंडीशंस। ये कहता है कि आर्की बैक्टीरिया क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे रहते हैं इसलिए इनके पास इनकी जो आउटर जो कवरिंग है वो काफ़ी टफ होती है और काफ़ी डिफरेंट होती है, यानी कि इनके पास कुछ कांटेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं दैट आर कॉल्ड पिलाई, जो इन्हें किसी भी स्ट्रक्चर पे किसी भी अलग दीवार पे या किसी भी सपोर्ट के साथ में स्टिक यानी कि चिपकने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है इनके अंदर इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक यानी खुद खाना बनाते हैं। इनके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है वो tRNA और RNA वो काफ़ी यूनिक होता है, यूनिक सीक्वेंसेस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। तो यू बैक्टीरियाज आर ऑल्सो नोन एज ट्रू बैक्टीरिया। यू मीन्स होता है ट्रू, जबकि स्यूडो एक टर्म आता है स्यूडो, इसका मतलब होता है फॉल्स यानी कि झूठा। तो यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। इनका जो सेल वॉल होता है वो रिजिड होता है, ठीक, और किस कंपोनेंट का बना होता है वो है पेप्टाइडोग्लाइकेंस का। इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, ठीक। अभी हमने आर्की बैक्टीरिया में पढ़ा कि उनके बॉडी के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट आर पिलाई, लेकिन यू बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला होता है फॉर देयर मूवमेंट। अब नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है ये शॉर्ट एपेंडेजेस वाले होते हैं, यानी कि जो इनकी जो सरफेस होती है उनके ऊपर पिलाई की जो होती है इनकी जो मूवमेंट होती है पिलाई और फ्लैजेला के द्वारा होती है। बैक्टीरिया जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं तो इनका जो पिलाई होता है वो हेल्प करता है किसको, पैथोजेंस को अटैक करने के लिए, ताकि उससे वो खाना ले सके, ठीक है। तो अभी हमने पिलाई या फिर पिलाई के बारे में डिस्कस किया था आर्की बैक्टीरिया के बारे में कि इनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं, ठीक है। यू बैक्टीरिया के अंदर बेसिकली जो मोस्ट ऑफ द यू बैक्टीरियाज आर हैविंग फ्लैजिला फॉर देयर मूवमेंट, लेकिन किसी किसी में एक केस होता है जहाँ पर ये भी पाए जाते हैं, पिलाई भी पाए जाते हैं। तो पिलाई का फंक्शन क्या होता है, किसी भी सरफेस पे अटैच होने के लिए, ठीक है। ये छोटे छोटे कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं ये दो कैटेगरीज में विभाजित होते हैं। जैसे पहला जो है वो ग्राम पॉजिटिव और दूसरा है ग्राम नेगेटिव। इनके नेचर की जैसे इनकी सेल वॉल जिस स्टेन को ग्रहण कर लेती है, जिस रंग को ग्रहण कर लेती है उसके अकॉर्डिंग इनका नाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है यू बैक्टीरिया का राइजोबियम और क्लस्टरोडियम, ठीक है। राइजोबियम बैक्टीरिया आपको पता होगा कि दालों की गांठ में रहती है। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया। तो इन साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो सबसे पहले जब अर्थ पे कुछ नहीं था, ठीक है, बैक्टीरिया भी नहीं थे इवन, तब साइनोबैक्टीरिया पाए जाते थे। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑर्गेनिज्म इज द प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले अर्थ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म पाया जाता था, तो कौन सा प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है उस टाइम, तो साइनोबैक्टीरिया पाया जाता था, ठीक है। दीज बैक्टीरियाज आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर। ये जो बैक्टीरिया होते हैं फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं, यानी अपना खाना लाइट से बनाते हैं। इनके अंदर क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड, ये सब क्या है, पिगमेंट्स हैं, ठीक। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, कैरोटिनॉइड्स पीले या डार्क रेड कलर के होते हैं, फाइकोबिल्स ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है, फाइकोबिलेंस। दे आर फाउंड इन एक्वाटिक रीजन, यानी जहाँ पे भी पानी या मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया। सम ऑफ दीज आर इवन फिक्स एट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं साइनोबैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को भी फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नॉस्टॉक, एनाबेना, स्पाइरिला और सम साइनोबैक्टीरियाज। तो नॉस्टॉक, एनाबेना और स्पाइरिला है कुछ साइनोबैक्टीरियाज जो हमने एग्जाम्पल्स में देखे, ठीक। अब यूज़ देखते हैं, ये लास्ट सेक्शन है और इसके बाद आपकी वीडियो ख़त्म हो गई, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है और आप थोड़ा बोर भी हो गए होंगे, तो जस्ट चिल, क्योंकि वीडियो अब ख़त्म होने वाली है। तो यूज़ क्या होता है इसका, तो मोनेरॉन्स आर जनरली यूजफुल ऑर्गेनिजम्स। ये यूजफुल कैसे होते हैं आपको देखना है। ये सॉइल में एनरिचमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि हमने देखा अभी कि दाल की जो गांठें हैं वो किससे बनी होती हैं, इन बैक्टीरियाज, ये जो बैक्टीरिया है ये सारे बैक्टीरियाज उनकी जड़ों में पाए जाते हैं। जैसे एजोबैक्टर होता है, राइजोबियम होता है, क्लोस्ट्रीडियम होते हैं, ठीक। तो ये नाइट्रोजन साइकिल के द्वारा नाइट्रोजन फिक्स करते हैं उनकी जड़ों में, ठीक है।
दीज आर ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ सम फूड आइटम्स, कुछ फूड आइटम्स की प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं जैसे, और साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स बनाने में भी मदद करते हैं। मैथनोजेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि जो सड़ी गली चीज़ें हैं जो उनसे खाद बनाया जाता है तो मैथनोजेंस वहाँ पे डाला जाता है। मैनी ऑर्गेनिजम्स प्ले ऑन सॉरी कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जैसे कि आर्की बैक्टीरिया, ये फूड्स जो सोर्स ऑफ फूड की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो गाइस ये थी आज की वीडियो, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, कुछ लोग बोर भी हो गए हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पे कुछ चीज़ें सीखी भी। तो अगर आप यहाँ से थोड़ी सी भी चीज़ें सीख कर जाते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट शो करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आप ऐसी वीडियोस और ज़्यादा पाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिसके द्वारा आप हमारी लेटेस्ट अपडेट को देख सकते हैं। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त, बाय बाय।